नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो स्थिति और विस्तार है उसको लेकर के। तो क्या रहेगा आज का टॉपिक? राजस्थान का जो स्थिति और विस्तार। तो अलग अलग कलर के चूज कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना है आज राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। तो मेनली कल आएंगे अपन इस टॉपिक पर, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पर, लेकिन जो अभी अपन पढ़ रहे हैं वो भी इसी का एक क्या है, पार्ट है। ठीक है ना। राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, क्या स्थिति है राजस्थान की, ये कौन से मतलब भारत, पहले सबसे पहले अपन देखेंगे पूरा ग्लोब लेंगे, फिर ग्लोब पर अपन अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं उनको पढ़ेंगे। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, ठीक है, ग्रीनविच लाइन है, उनके बारे में, इन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर देखते देखते आएंगे भारत पर, फिर भारत को लेकर के बताएंगे कौन से अक्षांश दक्षिणांश में है, ठीक है ना। तो आपके अक्षांश और देशांतर में है। उसके बाद में आएंगे राजस्थान पर, फिर अपन आगे राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तो अपने को ग्लोब समझने में ही थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। आई होप आपको बढ़िया दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। एकदम दिखाई तो दे रहा है, मेरे सामने स्क्रीन है, वो स्क्रीन पर रिकॉर्ड होता है, तो मैं इसमें देखता रहूँगा कि आपको किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी मैं पॉइंटर की थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात शुरू करते हैं ग्लोब से, ठीक है ना। तो देखिए, ग्लोब होता है जैसे अपने पृथ्वी है कैसी, पृथ्वी ऐसी है एकदम, ठीक है ना। तो अब इस पर क्या है कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है, सबसे पहले मैं उसको समझाता हूँ आपके सामने कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। अक्षांश रेखाएं, ये तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है कलर, ये देखो, ये दिखाई देगा आपको। अक्षांश और ये भी दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ओके, ये देखो, ये दिखाई देगा आई थिंक बढ़िया तरीके से, एंड इसमें ये कलर। ओके, तो देखिए, एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। देखिए, आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, सबसे पहले आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर हम नोट्स के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं या अब इनको कब लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। आप तो बढ़िया तरीके से क्या कीजिए, सीखिए, ठीक है। आपको नॉर्मली सीखते जाना है, और उसके बाद में क्या होगा, जो नोट्स जितने मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, ये सब कुछ बढ़िया तरीके से व्यवस्थित तौर पर लिखा हुआ है, और ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी, और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में देखिए, और वहाँ से सीधा टेलीग्राम ज्वाइन करो, और टेलीग्राम ज्वाइन करते ही आप कहाँ हो जाओगे, सीधा टेलीग्राम पेज खुल जाएगा आपका जो चैनल है, और वहाँ पर आपको पीडीएफ और इस वीडियो का लिंक भी मिलेगा। तो उसको ज्वाइन रखिए कंटिन्यूअसली। आई होप आप बात समझ रहे हैं। देखिए, ये रेखाएं, पहली बात तो ये रेखाएं कैसी है, ये रेखाएं काल्पनिक है, पूर्णतया काल्पनिक है। ये रियल में कहीं पर भी ऐसे नहीं है कि आप देखो कि यार पृथ्वी पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ये सिर्फ खींची हुई है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इस ग्लोब पर बीचों बीच पर यदि ऐसे रेखा खींची जाए तो वो रेखा क्या कहलाएगी, विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा अर्थात ये जो होती है आपकी भूमध्य रेखा होती है, ठीक है ना, भूमध्य रेखा। ओके, बात समझ गए। अब देखो, इस विषुवत रेखा के समानांतर ऐसे 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 जो लाइनें खींची जाती है, ये वाली, ये सारी की सारी आपकी क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं। ये सारे नोट्स लिखे हुए हैं बढ़िया तरीके से, आप बस समझते जाइए। ये होती है अक्षांश रेखाएं, और साथ ही इनके जो ये विषुवत रेखा है, इसके लंबवत ऐसे भी लाइनें खींची होती है, इनको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आपके देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले तो समझना है कि ग्लोब पर ये जो पृथ्वी है, ये ग्लोब है अपना पूरा, इस ग्लोब पर ऐसे लाइनें खींची हुई है, इनको बोला जाता है ये देशांतर रेखाएं। विषुवत रेखा के जो लंबवत है वो तो देशांतर रेखाएं, और जो पैरेलल खींची हुई है, समांतर खींची हुई है, उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो ये देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, जो आपकी अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं, ये दोनों मिलकर के ऐसे किसका निर्माण करती है, ग्रिड। ग्रिड अर्थात जाल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, जाल का निर्माण करती है, ग्रिड का निर्माण करती है। ये सारे जो जितने मैं वर्ड बोल रहा हूं वो सब कुछ पीडीएफ में बढ़िया तरीके से लिखे हुए हैं। अब देखिए, अब इसके आगे क्या होता है, अब इसके आगे होता है, जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है ना। तो अक्षांश देशांतर रेखाएं अपन ने समझ ली। यहां पर है जैसे आपके, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। समझ गए बात को, ये, और ये आपकी यहां पर हो गई
ये भूमध्य रेखा, ठीक है ना, भूमध्य रेखा। अब देखो ये भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री पर है। किस पर है? 0 डिग्री। अब इससे ऊपर ऐसे करते 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 यहां पर देखो, एक सेकेंड, इस लाइन को मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ये 23.5 डिग्री और एक नीचे की तरफ 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर की ओर 23.5 डिग्री पर आपकी कर्क रेखा है और नीचे की ओर 23.5 डिग्री है, उस पर आपकी मकर रेखा है, ठीक है। ये बात हो गई। और ये हो गए आपके उत्तरी ध्रुव और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गई बात? और उसके बाद में साढ़े ऐसे 66 पर भी आती है दोनों तरफ, वो अपन आगे समझेंगे अभी। अब मेन में क्या चीजें बताता हूं। इसमें ऐसा होता है कि जैसे सूर्य पहले यहां पर चमकता है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे ये इस तरफ आएगा, ऐसे 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 सूर्य यहां पर चमकना स्टार्ट होगा तो यहां पर गर्मी आएगी। फिर ऐसे करते करते देखो यहां पर जैसे सूर्य वो पर ग्लोब है और यहां पर ऐसे सूर्य, तो यहां पर क्या होगा, आपके किरणें पड़ती है, तो यहां पर क्या होती है, गर्मी। और उसके बाद यहां पर तो यहां जाते जाते क्या हो जाती है, किरणें पूरी तिरछी हो जाती है, मतलब यहां पर बहुत ही कम टेम्परेचर पहुंच पाता है। इसलिए दोनों तरफ ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर तापमान है वो क्या होता है, कम होता है। समझ में आई बात? अब देखो इसके लिए भी लिखा हुआ है पूरा, मैं बताऊंगा आपको। और ये कर्क रेखा है, तो ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये सॉरी ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा, ये रेखाएं खींची गई है। तो जो ये अक्षांश रेखाएं होती है वो तापमान का जो आपका निर्धारण करती है। ये अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करती है, आपके तापमान का, तापमान। और जो ये आपके ऐसे इस इन रेखाओं के जो ये लंबवत ये विषुवत रेखाएं खींची जाती है, ये किसका निर्धारण करती है, तो ये निर्धारण करती है आपके समय का। तो ये दो कंसेप्ट आपको यहां से मेनली और सीखने को मिलते हैं। अब कितनी अक्षांश रेखाएं होती है और कितनी देशांतर रेखाएं होती है, उनके बारे में अपन और देखेंगे। अब एक दो चीज मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है। जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, इधर आपका बोर्ड पर देखा जाए तो ये पूर्व हो गया, इधर आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया, और ऊपर की तरफ आपका उत्तर हो गया और नीचे की तरफ आपका क्या हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो पूछ ले पृथ्वी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में घूमती है, तो ये पृथ्वी है वो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। समझ में आई बात? ये चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन थोड़ा थोड़ा थ्योरी को, ये जो पढ़ा है इसको इस पर देखने का प्रयास करते हैं नोट्सों में। सबसे पहले बात, थोड़ा समय से कर लो इसको, पहले ऊपर का पढ़ते हैं फिर अपन नीचे कैसे पढ़ते जाएंगे। चलो यहां तक बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा होगा, आई होप। हालांकि ये लो, अब ठीक दिखाई दे रहा है मुझे लग रहा है ना, बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। थोड़ा रुकते इसको रिप्रेस होने दो तो इसका पिक्सल और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले विषुवत रेखा के बारे में बताया गया है। तो विषुवत रेखा कैसे क्या है, तो विषुवत रेखा किसे कहते हैं, दोनों ध्रुवों के ठीक बीचों बीच, जैसे ये है तो ऊपर है आपका उत्तरी ध्रुव, नीचे है आपका दक्षिणी ध्रुव, तो दोनों ध्रुव के ठीक बीचों बीच पृथ्वी के धरातल पर जो व्रत खींचा जाए उस काल्पनिक व्रत को विषुवत व्रत या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो ये बीचों बीच ऐसे व्रत खींचेंगे ना, ऐसे ये ऐसे हो जाएगा ना भाई, ग्लोब के चारों ओर आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत व्रत, भूमध्य रेखा कहा जाता है। और विषुवत व्रत पृथ्वी को दो समान भागों में बांटता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देगा। ऊपर की तरफ तो हो जाएगा आपका ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। और दो कौन कौन से भागों में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो यहां पर इतनी बात लिखी हुई, ये जो पीडीएफ आप अभी देख रहे हो ना, ये आपके टेलीग्राम पर डाली हुई है, आप वहां से लेकर बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ एकदम मस्त, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये बनाए हुए हैं चित्र। अब देखो इस चित्र में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ऊपर उत्तरी ध्रुव लिखना था और नीचे लिखना था दक्षिणी ध्रुव, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम मैं आपको बताता जाऊंगा साथ ही साथ कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये आपको हर बार क्लियर करना रहता है हमको, आपको तो क्या करना रहता है, आपको तो देखना है, बढ़िया तरीके से समझना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें समझिए आप, इसमें समझने लायक जो चीज़ है, देखो ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होगा, पहली बात, ये यहाँ पर है आपका उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, और ये यहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, हो गया। अब देखो ये 0 डिग्री
ये 0 डिग्री, ये बीचों बीच, ये आपकी क्या है, विषुवत विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक, राइट। और जो आपके ये जो नीचे की तरफ, एक मिनट अलग कलर लेते हैं थोड़ा, ये ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, इस विषुवत रेखा के यहां भाई सीधी किरणें पड़ती है, तो यहां पर ये उष्ण कटिबंध है, इसके दोनों तरफ ही यहां पर क्या है, उष्ण कटिबंध है, उष्ण बोले तो गर्म। और यहां पर आपको देखो दोनों तरफ ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, तो ध्रुवों पर मैंने बताया सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है, तो यहां पर शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध हो गया मतलब ठंडा, इधर भी शीत कटिबंध हो गया। अब क्या है, इस उष्ण और इस शीत के बीच में कैसा होगा, शीतोष्ण, मतलब शीत और उष्ण दोनों। तो ये दक्षिण साइड का शीतोष्ण है, इसलिए इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और ये उत्तरी साइड का शीतोष्ण है, इसलिए इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब देखो ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री पर आपकी कर्क रेखा, नीचे की तरफ 23.5 डिग्री पर आपकी क्या है, मकर रेखा है। अब देखो ये 66.5 डिग्री रेखा भी होती है दोनों तरफ, तो ऊपर की तरफ जो 66.5 डिग्री होती है उसको बोलते हैं उत्तरी उप आर्कटिक व्रत, और नीचे की तरफ जो 66.5 डिग्री पर होती है उसको बोलते हैं दक्षिणी उप ध्रुवीय व्रत। ये चीज है, तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, बढ़िया तरीके से दिखाई तो दे रही है ना। आप कमेंट करते रहना ना, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, तो कल मैं ध्यान रखूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तो अब देखो इसमें भी देख लो, ये कहता है 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं उत्तरी उपोष्ण कटिबंध, और नीचे की तरफ जो 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी उपोष्ण कटिबंध। तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं जो आप बहुत ज़्यादा इसको आंखें गड़ा कर देखो, ठीक है, नॉर्मल लाइटली आपको समझना है। अब इसके आगे देखिए, अब अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है, किस प्रकार से होती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये चीज है, चलिए इसका पिक्सल क्लियर होने दो एक मिनट। ऊपर ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है मैं लिख देता हूं कि अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का जाल, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है, रेखाओं का जाल क्या कहलाता है, का जाल कहलाता है आपका ग्रिड, ग्रिड कहलाता है, ठीक है। ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं ऐसे काटती है ना, तो एक जाल का निर्माण करती है जिसको क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांश व्रत, जिसको इंग्लिश में लेटिट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं, लेटिट्यूड कहते हैं। तो जो विषुवत व्रत के समानांतर खींचे गए वर्तों को कहते हैं क्या, अक्षांश व्रत। जैसे ये ग्लोब है और इसमें ये विषुवत व्रत है बीचों बीच ऐसे बनाया हुआ, तो इसके समांतर जो ऐसे खींचते हैं इनको क्या कहते हैं, लेटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश व्रत कहते हैं। और भूमध्य रेखा के समानांतर होने के कारण एक दूसरे से भी समानांतर होते हैं, इसलिए इन्हें समानांतर भी कहते हैं। मतलब ये इस विषुवत व्रत के तो ऐसे समांतर लाइनें खींची हुई है, जैसे कि मैं यहां पर बताता हूं, थोड़ा देखो, मैं तो दिखाई नहीं दूंगा लेकिन आप देख लेना। जैसे ये विषुवत व्रत है तो इसके ये समानांतर खींची हुई है सारी की सारी अक्षांश रेखाएं, और ये साथ ही ये आपस में भी एक दूसरे के समानांतर है सारी की सारी, इसलिए इनको समानांतर भी कहते हैं। ये समानांतर रेखाएं हैं, इन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, इनको समानांतर भी कहा जाता है। और दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है, जो ये दो अक्षांश रेखाएं इनके मध्य की दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। और पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चपटी होती है। ये कंसेप्ट बहुत तगड़ा है भाई। जैसे ये पृथ्वी यहां पर ध्रुवों पर कैसी है, ध्रुवों पर चपटी है, ये बात ध्यान में रखना। पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। कुल अक्षांश, टोटल अक्षांश कितने होते हैं, 181। टोटल अक्षांश होता है 181, और टोटल जो अक्षांश व्रत या अक्षांश रेखाएं होती है वो होती है 179। तो आप बोलोगे कि सर ये क्या कंसेप्ट है, ये थोड़ा जचा नहीं कि भाई कुल अक्षांश तो है आपका 181, और जो आपके कुल अक्षांश 181 और कुल अक्षांश रेखाएं हैं वो आपकी 179 ही है। तो ऐसा क्यों, ये बताते। तो देखो, क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वो केवल बिंदु होते हैं। अब ये कंसेप्ट नहीं बैठा ना आपके, तो यहां देखिए, जैसे ये ऐसे ग्लोब है, ठीक है, तो ये यहां पर आपका उत्तरी ध्रुव है, ये यहां पर आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जैसे ये लाइनें बनती जाएगी, ऐसे 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 बन रहे, ये सारे के सारे अक्षांश रेखाएं बनती, खूब सारी बन रही। तो यहाँ पर जो अक्षांश रेखा बनेगी लाडलों, यहाँ पर जो अक्षांश रेखा बनेगी वो केवल मात्र एक क्या होगा, बिंदु होगा। यहाँ पर कोई रेखा नहीं होगी। भाई यहाँ से भी इतनी सी बनी तो भी एक रेखा बन गई, लेकिन जो इस पॉइंट पर तो एकदम ऐसे एक बिंदु ही बनेगा ना। और इसी प्रकार से इस तरफ भी एक सिर्फ क्या बनेगा, बिंदु ही बनेगा। तो टोटल ये कितने बिंदु बनेंगे, एक बिंदु यहां बनेगा और एक बिंदु क्या बनेगा यहां पर। तो टोटल रेखाओं की बात की जाए तो जैसे ये 0 डिग्री से शुरू होगा, ऐसे करते 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 ऊपर की तरफ जाएगा, यहां तक आएगा, ठीक है ना। तो यहां तक आएगा और एक नीचे ऐसे करते 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 यहां तक आएगा। तो टोटल 179 इतनी क्या बन जाएगी, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। और जो ये दो बनेंगे बिंदु तो +2, तो टोटल 181 आपकी क्या हो गई, अक्षांश। और अक्षांश रेखाएं कितनी हुई, 179। ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं देशांतर की, ठीक है ना। तो देशांतर के लिए आप यहां आ जाइए, ये रहा देशांतर की, ये देशांतर के बारे में लिखा हुआ है। चलिए अब इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर होने दो, एक सेकेंड। चलो ये हो गया क्लियर। एक मिनट में इसको रब कर देता हूं, तब तक आप इसको देखिए थोड़ा सा। एक सेकेंड रुकिए विद्यार्थियों। एक सेकेंड रुकना दो। चलिए अब पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक है ना। देशांतर जो रेखाएं हैं इनको क्या बोला जाता है, मध्याह्न भी बोला जाता है। देशांतर रेखाओं को मध्याह्न भी बोला जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को लंबवत काटती है, ये मैंने आपको पहले समझा दिया, जो लंबवत काटती है इनको क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। प्रमुख जो मध्याह्न रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच नगर से, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। कैसे, देखो क्या किया कि जो बोले कि एक भाई पहले ऐसे जो लाइन खींचती है ये आपकी देशांतर रेखा है, तो बोले एक फिक्स तो करो पहले, तो बोले कि चलो एक फिक्स कर लेते हैं, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है आपसे पूछ ले, तो ये गुजरती है आपका लंदन का जो ग्रीनविच शहर है, लंदन के ग्रीनविच नगर से गुजरती है। कौन सी, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन, ये जो टाइम है वो GMT बोला जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है। तो 179 प्लस 1 और 1 तो 360 हो गई टोटल। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर खींची गई जो रेखाएं होती है वो पूर्वी देशांतर कहलाती है, तथा पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं पश्चिमी देशांतर कहलाती है। कैसे, जैसे ये 0 डिग्री है, अब इसके इस तरफ जो खींचेंगे पश्चिम की तरफ उसको तो बोलेंगे पश्चिम देशांतर रेखा, और जो इस तरफ खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा। ये चीज है। अब आगे बढ़िए, आगे और क्या चीज है, अब आगे चीज ये आती है, इसको भी पढ़ लीजिए, सारा कुछ एकदम नॉर्मल है, डाटा पूरा लिखा हुआ है। अब देखो ये कंसेप्ट, दो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच में 111.32 किलोमीटर की जो दूरी होती है, ये इसमें लिखा हुआ, ये कंसेप्ट कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ध्रुवों पर ये अंतर समाप्त हो जाता है। तो इस चीज का क्या मतलब है, जैसे ये आपके देशांतर रेखाएं ऐसे 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 खींची हुई है, तो ये आकर ऐसे दोनों तरफ से ध्रुवों पर तो मिल ही रही है ना देशांतर रेखाएं, तो यहां पर इनके बीच में ठीक है कि बहुत मतलब दूरी है 111.32 की इतनी, लेकिन यहां पर जब आ जाएगी, यहां पर तो सारी की सारी देशांतर रेखाएं मिल रही है ना, तो मतलब ध्रुवों पर ये जो दूरी है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ध्रुवों पर ये अंतर है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब देखो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा वे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, दोनों रेखाएं एक ही है, इसे केवल 180 डिग्री लिखा जाता है। मतलब 180 डिग्री को न तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलते हैं, ना 180 डिग्री आपके जो पश्चिमी देशांतर बोला जाता है, तथा इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। किसे,
180 डिग्री जो देशांतर है उसको बोला जाता है आपके अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कैसे? जैसे मान लो ये आपका ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइनें खींची हुई, तो इस तरफ से घूमकर भी जाएगा और इस तरफ से भी घूमकर जाएगा। भाई जैसे ऐसे ग्लोब रहेगा तो आगे की तरफ से ऐसे खींचना शुरू की, लाइनें खींचते खींचते, तो यहां पर जो रेखा बनेगी वो कितनी होगी? 180 डिग्री पूरी देशांतर। और इस साइड से खींचते जाएंगे तो भी यहां पर जो बनेगी वो क्या बनेगी? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। वो दोनों एक ही होती है, ये चीज है। आगे देखो, देशांतरों से तो समय का निर्धारण होता है और अक्षांश रेखाओं से तापमान का निर्धारण होता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, समझा दी ये बात। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, ये चीज भी हमने कंसेप्ट पहले देख लिया था और अब यहां पर अपने को पढ़ने के लिए भी मिल गया। आगे बढ़िए, अब देखो टाइम का निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में यहां पर बताया गया है, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं, एक सेकेंड, चलिए अब देखते हैं कि ये टाइम का निर्धारण कैसे होगा। टाइम का निर्धारण कौन करती है? देशांतर रेखाएं करती है। आपने पढ़ ही लिया, देशांतर रेखाएं टोटल कितनी होती है? तो टोटल होती है 360। तो अब अपन इसको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं पहले ले लेता हूं, आपके एक काम करता हूं, एक नया पेज लेके समझा देता हूं। जैसे देखो ये पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी एक चक्कर पूरा लगाती कितने घंटे में? 24 घंटे में। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा। एक चक्कर की बात करें तो मतलब एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। पृथ्वी पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। 360 ही आपकी क्या है? ये देशांतर रेखाएं हैं ऐसे टोटल, ठीक है ना, टोटल देशांतर रेखाएं। तो मतलब ये एक घंटे में पृथ्वी है वो कितनी देशांतर रेखाओं को क्रॉस करेगी? तो 360 डिग्री है और 360 ही देशांतर रेखाएं, तो 360/24। तो ये कितना होता है आपके? ये आपके बैठेगा 15। कितना? 15। मतलब 15 देशांतर रेखाएं हैं वो क्या कर लेती है? क्रॉस कर लेती है। कितने में? एक घंटे में। तो अर्थात 60 मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में ये 15 देशांतर रेखाएं क्रॉस कर लेती है। तो कहने का मतलब एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना टाइम लगेगा? एक देशांतर रेखा को पार करने में टाइम लगेगा 60/15 मिनट, मतलब 4 मिनट। तो पृथ्वी 4 मिनट में आपके एक देशांतर रेखा को पार कर लेती। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो एक देशांतर रेखा है, एक देशांतर रेखा के बीच की दूरी तय करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट टाइम लगता है। ये कंसेप्ट है इसका। तो अब इसको समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, देखो एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है और इससे ये पृथ्वी घूमती है ना, इसी को परिभ्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण, ठीक है। एक घंटे में 360 डिग्री बटे 24 मतलब 15 डिग्री या 15 देशांतर पृथ्वी एक घंटे में कवर कर लेती है। यानी 60 मिनट में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। अर्थात एक देशांतर को पार करने में टाइम लगेगा 4 मिनट। अतः अपन कह सकते हैं कि दो देशांतरों के मध्य समय कितना होता है? 4 मिनट का टाइम होता है। ये बहुत ही ज्यादा आपके क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये था कंसेप्ट, ठीक है। ये पेज हो गया कंप्लीट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, ये लो। अब आ गए अपन यहां पर और एक आगे और देख लेते हैं, फिर ये आपका स्थिति और विस्तार होगा, ये अपन कल देखेंगे। ये लास्ट पेज है। अब अपन इस पेज को भी बढ़िया तरीके से अपन क्या करेंगे? समझेंगे, ठीक है। तो अपन यहां से शुरू करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है विद्यार्थियों, आराम से समझना। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मतलब नीचे नंबर भी दे रखे हैं, आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो और इसके अलावा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट कर सकते हो, तो आप किसी भी प्रकार से वापस डिस्कस भी कर सकते हो कोई भी चीज़ यदि आपके डाउट हो। देखिए, भारत का जो मानक समय है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये अपना भारत का मानक समय कहां से लिया जाता है? तो देखो ये मैं बता देता हूं। जैसे एक सेकेंड, ये बेक आ गया लाडलो, थोड़ा ये लेक कर रहा है, एक सेकेंड। यस, लोड द अनसेव्ड फाइल, एक सेकेंड रुकना। इसका डाटा आज डिलीट कर देना भाई, है ना, बोर्ड है, इसको साफ कर देना थोड़ा टाइम लेगा। ओके, एक सेकेंड आगे चलते हैं अपन।
कहाँ कहाँ तक समझा रखा है लाडलो। चलिए अपन यहाँ थे, ठीक है। अब वापस आते हैं यहाँ। देखिए इसको अपन समझते हैं बढ़िया तरीके से। पेन अलग लेना पड़ेगा। देखिए जैसे ये अपना ऐसे ग्लोब है और ये निकल गया आपका 0 डिग्री, ये देशांतर है, ठीक है ना, 0 डिग्री देशांतर। तो ये आपके कहाँ से निकलता है, ये लंदन का जो ग्रीनविच नगर है वहाँ से, लंदन का ग्रीनविच। तो भारत वालों ने बोला कि ये तो भाई जीएमटी है, जीएमटी, ठीक है ना, लंदन का ग्रीनविच नगर से निकलती है 0 डिग्री ये जो रेखा है। अपने भारत का भी स्टैंडर्ड टाइम, तो बोले भारत का स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 जो डिग्री है, 82.5 डिग्री वाला, ठीक है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये क्या है, भारत का मानक समय है जो कहाँ से निकलती है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है ना, अभी इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया प्रयागराज, ठीक है ना, तो वहाँ से ये गुजरती है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। देखो 82.5 डिग्री प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, ठीक है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और भारत के मानक समय वे जीएमटी के मध्य कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। और ये कैलकुलेशन कैसे किए वो भी मैं आपको बता दूंगा कि 5.5 घंटे का अंतर कैसे। तो पहले यहाँ पर देख लो कि ये जो आपकी जीएमटी है लंदन के ग्रीनविच नगर से निकलती है और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो ये रेखा है, ठीक है ना, तो इनके बीच में कितने टाइम का कितना डिफरेंस है, इनमें 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है। ये मेन कंसेप्ट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं इसको। अब देखिए, अब एक ये क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पर कि यदि लंदन में, ठीक है ना, एक ये पहले सबसे नीचे वाला एक कंसेप्ट है ये देख लें, फिर अपन उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो नीचे डाटा दे रखा है इसको अपन एक बार थोड़ा नॉर्मल रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, देखो पृथ्वी की परिभ्रमण गति, परिभ्रमण मतलब ये अपनी अक्ष पर जो घूमती है ऐसे, पृथ्वी की परिभ्रमण की गति अपने ही अक्ष पर घूमना, अपने ही अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है इसको बोलते हैं परिभ्रमण गति। और ये 24 घंटे में अपना एक चक्र क्या करती है, पूरा करती है। और इस वजह से ही दिन रात बनते हैं, परिभ्रमण गति से क्या बनते हैं, दिन रात बनते हैं। जबकि पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है, परिक्रमण मतलब पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको बोलते हैं परिक्रमण गति, जिसको एक चक्कर करने में, सूर्य के चारों ओर करने में उसमें कितना टाइम लगता है, 365 दिन। इस परिक्रमण गति की वजह से क्या बनती है, ऋतुएं। तो परिक्रमण गति होती है, इसकी वजह से क्या बनते हैं आपके, परिक्रमण गति की वजह से तो बनती है ऋतुएं, और जो परिभ्रमण गति होती है उसके वजह से बनते हैं दिन रात। अब देखिए और क्या चीज है इसमें, पश्चिम से पूर्व की ओर समय हमेशा जुड़ेगा, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय घटेगा। तो ये क्या कंसेप्ट है वो तो मैं आपको अभी बता ही दूंगा, ये नोट लिख के डाला हुआ है यहाँ पर। यहाँ आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चलो एक पेज और ऐड कर लेते हैं। अब देखो, जैसे ये नोट क्या था कि ये 0 डिग्री रेखा है आपके ग्रीनविच से निकलती है, वो इधर आपका पूर्व है और इधर आपका क्या है, पश्चिम है। तो इसमें ये बोल रहा है कि आप पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर पूर्व की ओर यदि आप जाओगे, किस तरफ, पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ जाओगे तो समय आपका हमेशा जुड़ेगा अर्थात बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, या आप ऐसे बोल सकते हो कि समय जुड़ेगा। जबकि यदि आप पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हो इस तरफ, तो समय आपका घटेगा। बोले कैसे घटेगा, बताओ भाई हमें कि ऐसे घटेगा। तो इसके लिए हमने लिया एक उदाहरण। बोले कि सर उदाहरण के माध्यम से समझाओ। तो उदाहरण है आपका कि यदि लंदन में जीएमटी के अनुसार दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे डायल लंदन में, तो उसी समय भारत में 82.5 डिग्री रेखा पर कितने बजेंगे, ये चीज आपको क्या करनी है, बतानी है, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, कैसे बताएंगे, जैसे यहां पर करते हैं, हमने ये माना, ठीक है, एक और आगे है क्या स्लाइड, ये रहे, हमको बताया गया था कि यहां पर
ये जो 0 डिग्री है यहां पर बजे हुए हैं कितने, 12 बजे हुए, 12 बजे हुए हैं दोपहर के, दोपहर के 12 है, रात्रि 12 नहीं बजे हैं, दोपहर 12 बजे हैं। अब 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो पूर्वी इस तरफ है ना, इस तरफ है पूर्वी, तो पूर्वी रेखा है वो है आपकी 82 डिग्री। तो 82 डिग्री है, तो इस तरफ चलेंगे तो टाइम क्या होगा, तो पहले ही बोल रखा है कि टाइम क्या होगा, जुड़ेगा। और हमको ये भी पता है कि इन दोनों के बीच कितना टाइम है, कि सर इन दोनों के बीच में तो टाइम है 5 घंटे 30 मिनट का, 5 घंटा और 30 मिनट का टाइम है, सीधी सीधी बात। तो बोले 5 घंटे 30 मिनट है, मतलब आगे 5 घंटा 30 मिनट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये 5 घंटा 30 मिनट होगा, तो इससे आगे देख लो, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, मतलब शाम की साढ़े 5:30 बजे हुए होंगे उस समय भारत में। समझ में आई बात? तो ये कंसेप्ट है। अब आप इसको और भी समझ सकते हो कि सर ये 5.5 घंटे का डिफरेंस क्यों आ रहा है इनके बीच में, कितने का डिफरेंस क्यों आ रहा है, कि सर ये 5.5 घंटे क्यों है। तो हमने कहा भाई कि देखो 0 डिग्री से लेकर 82 डिग्री तक चले, कि हाँ सर चले। तो हमने कहा जब 1 डिग्री देशांतर चलते हैं, 1 डिग्री देशांतर, तो कितना टाइम लगता है, कि सर 4 मिनट लगता है। हमने कहा बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर ये सिर्फ 82 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा, तो आपने बोला कि सर 82 × 4 लगेगा, मतलब 4 2 8 और 8 4 12, 128, सॉरी 4 2 8 और 8 चौके 32, ठीक है। बोले सर 328 मिनट लगेंगे। तो फिर हमने बोला फिर तुम आधा डिग्री और चलोगे तो कितना टाइम लगेगा, कि आधा डिग्री और चलेंगे तो मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, तो आधा डिग्री में 2 मिनट और लगेंगे। तो हमने बोला कि टोटल 82 में कितना लगा, कि बोले 330 मिनट लग गए सर। तो यहाँ से यहाँ आने में 330 मिनट लगे, तो 330 मिनट का मतलब होता है 5 घंटे और 30 मिनट, क्योंकि 5 घंटे में 60 × 5 300 और आधा का 30 मिनट। तो ये कंसेप्ट है। और इसी के साथ ये आपका यहाँ तक का जो थ्योरी है वो होता है कंप्लीट। कहाँ तक, यहाँ तक। ये जो चैप्टर रहता है, ये वाला पेज है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब अपन कल कहाँ से पढ़ेंगे, कि सर कल कहाँ से पढ़ेंगे आते, तो कल पढ़ेंगे यहाँ से स्थिति और विस्तार, फिर आएंगे अपन राजस्थान पर। एक बार के लिए हमने क्या समझा है, ग्लोब को समझा है। ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की परिक्रमण, परिभ्रमण आदि प्रकार की गतियां वगैरह है, इन चीजों को बढ़िया तरीके से समझाए। तो ये चीज आपको कैसे समझ में आई, मतलब कैसी लगी, तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।